माइक तो ये है ना। सुनो भाई, अगर मैं तुम्हें बात करूं तो सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बोला था सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव स्फीयर है इसमें नेगेटिव चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है। यूनिफॉर्मली क्या होता है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। ये जो बाहर का स्फीयर है, ये जो बाहर का स्फीयर है, ये स्फीयर क्या है बच्चे? ये पॉजिटिव है। और जो ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान लो तरबूज की तरह है। तरबूज देखा है, काली काली सीड्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन। और रेड रेड पार्ट क्या? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन वगैरह नहीं पता था उस वक्त। इस मॉडल की खास बात ये थी कि सब कुछ यूनिफॉर्म मानता था, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सब कुछ बराबर फैला हुआ है। बट फिर किसने एक्सपेरिमेंट किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता। जो एटम होता है, ध्यान से सुनो, उनका जो मॉडल था, शांत हो जाइए, सेंटर में छोटा सा मास होता है बच्चे, जो क्या होता है, जिसको बोलते हो आप न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इस मॉडल में भी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन मतलब एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो स्पाइरल बना बना के ऐसे। मैक्सवेल, भाई बात नहीं, ये मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैक्सवेल की थ्योरी। तो रदरफोर्ड मॉडल यहाँ फेल हो गया था। हमें लॉजिक ये चाहिए था कि ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या। इन्होंने बोला सर्कुलर ऑर्बिट्स है, हमने बोला ठीक है। बोर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, बच्चे ध्यान से सुनना। बोर ने बोला, ध्यान से सुनो, हमें ये कुछ नहीं पता था सर्कल्स किस रेडियस के हैं, सर्कल्स कैसे दिखते हैं। रदरफोर्ड को कुछ भी पता। बोर ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने कैरी आउट किया, उन्होंने देखा बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था उस टाइम पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब ऑब्जर्व किया तो बोर ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, उनके मॉडल को ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला बिल्कुल जैसे रदरफोर्ड में न्यूक्लियस बीच में होता है, मेरे मॉडल भी न्यूक्लियस क्या है? बीच में। उन्होंने बोला ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला, देखो रदरफोर्ड ने बोला था सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर क्या? उन्होंने बोला मेरे इसमें भी सर्कुलर पाथ है। फिर बोलोगे फर्क क्या? ध्यान से सुनना, देर आर, ध्यान से सुनना, जैसे ना देर आर मल्टीपल पाथ्स। ठीक है, एक और बना देता हूं आपके लिए मैं। इन पाथ को ही उन्होंने बोला ऑर्बिट। क्या बोला उन्होंने? ऑर्बिट। या उन्होंने बोला शेल। ठीक है, ऑर्बिट बोला या फिर क्या बोला? शेल। इसको KLM करके शेल्स बोल सकते हो। एक और चीज, अब बोलोगे सर ठीक है हमने मान लिया कि ये ऑर्बिट्स हैं, और क्या क्या उन्होंने बताया? उन्होंने जब सारी थ्योरी कंक्लूड करी ना, उन्होंने ये भी बताया कि जैसे देखो ये पहला शेल है, पहला ऑर्बिट है, पहला रास्ता है। ये कौन सा है? दूसरा। इन दोनों के बीच का गैप पता है फिक्स होगा, क्वांटाइज्ड होगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहला ऑर्बिट यहां पर है, दूसरा ऑर्बिट जस्ट बाद। एक प्रॉपर फिक्स गैप पे, जैसे अरेंजमेंट हो रखी है आप लोग की ना कि प्रॉपर बैठना है जैसे चेयर्स की अरेंजमेंट, वैसे ही पहले रास्ते और दूसरे के रास्ते के बीच का गैप तक उन्होंने बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि न्यूक्लियस से पहला जो ऑर्बिट होगा वो कितना दूर होगा परफेक्टली। दूसरा ऑर्बिट फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला बताऊंगा अल्टीमेटली, वो कितना दूर होगा। तीसरा, पहली चीज उन्होंने क्या बताई? रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करके। क्लियर? क्योंकि डीप डाउन उस फिजिक्स में मैं नहीं जाऊंगा जो मैंने मेन बैच में पढ़ाया था। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ, बोर ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बोला सेंटर में न्यूक्लियस होता है, देयर आर डिफाइंड पाथ सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनको शेल्स बोलते हो। क्या बोलते हो? KLMN। उन्होंने सबसे पहली बात बताई रेडियस। रेडियस का मतलब न्यूक्लियस से कितना दूर होगा ये पाथ। सेकेंड उन्होंने पता है क्या बताया? उन्होंने बोला भैया मेरे पास सारी इक्वेशन मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैं ये भी बता सकता हूं अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने तुम्हें बोल दिया हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, तुम बता सकते हो स्पीड। उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। क्लियर? थर्ड क्या, कौन सा फॉर्मूला बताऊंगा मैं? 2.18 10⁻⁶। याद, टेंशन मत लेना, फॉर्मूले वगैरह सब मैं बताऊंगा, वो आपका है, टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। ये समझ आता। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? रेडियस। कैलकुलेट कैसे किया वो भी नहीं पता। जब मैं मेन बैच में पढ़ा रहा था ना कैलकुलेशन वगैरह, तो वहाँ पर मैंने उनको बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, 12th क्लास की फिजिक्स सब कंबाइन कर दी थी, तो सब डर गए थे एकदम। क्योंकि 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप अभी आपने रोटेशन मोशन नहीं पढ़ा ना फिजिक्स में, एंगुलर मोमेंटम तक कंबाइन करके, सारी फिजिक्स कंबाइन करके फिर वो फॉर्मूलाज निकले थे। अभी बता रहा हूँ ना तुम्हें क्या फायदा, अभी बता रहा हूँ। बहुत फायदा है यार, हैं? अरे हमारे इसमें काम नहीं है, बट ना जो
होती यार, मेडिकल में एक ब्रांच होती है, हमारे यहाँ पर बायो पढ़ाते थे एक सर, सत्यम सर, वो ना उसी किसी ब्रांच में है एम्स में इस टाइम पे। कुछ ब्रांच है उनकी, ब्रांच में कोई याद नहीं आ रही, बट समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियर मेडिसिन या कुछ वैसा ही है, तो उनको इससे बहुत डील करना पड़ता है भाई। ऐसा मत सोचना कि भाई एसी चालू कर दो वरना गर्मी में मर जाऊंगा मैं। ये लो रिमोट भाई, दे दो रिमोट। सुनो फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है ये भी उन्होंने फॉर्मूला से बता दिया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है ये भी बता दिया, ऑन करना पड़ेगा यार बाहर एमसीबी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है ये भी बता दिया। क्लियर। अब प्रॉब्लम जैसे बिल्कुल सही प्रॉब्लम थी। एक और चीज बताऊं मैं, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा, अगला अगर कोई और इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर होगा, इन दोनों बीच में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। इन्होंने फिक्स ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा, पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट का जो गैप है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो प्रॉब्लम क्या थी। ये वाला जो मॉडल था ना, ये सिर्फ और सिर्फ, ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। अब दिमाग में आपके आएगा ऐसी क्या दिक्कत है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अब तक आपको ये पता चल जाना चाहिए थॉमसन मॉडल एकदम तरबूज जैसा था। उस तरबूज को करके हमने एक सर्कुलर पाथ बनाए, बीच में न्यूक्लियस, बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कितने पाथ हैं ऐसे। फिर बोर ने क्या बोला, देयर आर मल्टीपल पाथ, KLMN शेल्स होती हैं, इन शेल्स के बीच का गैप फिक्स है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स है, उसकी स्पीड, उन्होंने एग्जैक्ट सब कुछ बता दिया, मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, ये मॉडल किस पे चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। अब दिमाग में आपके सवाल ये आएगा, हाइड्रोजन एटम पे ही चल रहा था, बाकियों पे क्यों एप्लीकेबल नहीं था। तो लास्ट मॉडल फिर पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल। 10 मिनट लूंगा मैं टाइम, ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, बस सिंपल पता है बोर मॉडल अगर आपसे पूछे क्या है तो आप बोलोगे कुछ नहीं, सेंटर में न्यूक्लियस है, देयर आर KLMN शेल्स, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व। कैसे रिवॉल्व करते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स स्पीड के साथ, और उनके पास एनर्जी क्या है, फिक्स। एक और चीज, ये एनर्जी गेन और लूज कर सकते हैं, वो मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आपको बता दिया था। जैसे मान लो, तसल्ली से सुनना, यहां पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा और कौन से ऑर्बिट में चले, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब लौट के आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज। ये बोर ने बताया था, एमिट करेगा। क्लियर। फिर आपने वेवलेंथ वगैरह भी निकाली थी पिछली क्लास में, याद है कब कौन सी कलर देता है, 580 नैनोमीटर, 480, आपको याद होगा पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, तो वो बोर मॉडल से ही रिलेटेड था। तो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आज की क्लास, ये है हमारी आज की क्लास। 1 मिनट, मैं खुद भूल गया, ये रहा, देखो एक बार पढ़ो। मैंने लाइव के, मुझे स्ट्रीम करना था कि रिकॉर्ड करना था, मैं खुद भूल गया। अच्छा मैं डाल दूंगा ऐसी वीडियो है, अने एक दो कोई देख लेता, बट छोड़ो। मैं ये देखो, एक एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स। सुनो उसके बाद, बहुत काम की बात बता रहा हूं पेपर के प्रोस्पेक्टिव से। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर इन अ फिक्स्ड पाथ विच हैव फिक्स्ड एनर्जी। उनकी एनर्जी फिक्स है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फॉर्मूले से आप बोल सकते हो उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, इसलिए इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जब घूमेगा तो अपनी एनर्जी ना ही लूज करेगा ना ही क्या करेगा, वो गेन और लूज तभी करेगा जब अपने ऑर्बिट को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो पेपर में सवाल पता है क्या आएगा, वाई बोर ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो आप बोलोगे क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिवॉल्व करता है तो ना ही वो एनर्जी गेन करता है ना ही क्या करता है। एक और चीज आप बोलोगे, मैं क्यों मान लूं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, और मैथमेटिक्स में तुम्हें पता है पॉस्टुलेट्स और एक्सियोम्स क्या होते हैं। पॉस्टुलेट्स वो परम सत्य होते हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए मानना है। और ये अब दिमाग में आएगा हम क्यों मान ले, एक्चुअल में उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब फिट बैठ रहा था ना हाइड्रोजन के एटम पे, तो उन्होंने बोल दिया भाई ये सच है, इसको बस मान लो आप, ठीक है। तो ये थ्योरम नहीं है कि इसका प्रूफ करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है क्या है, ये पॉस्टुलेट। तो इस ये वाले पॉस्टुलेट पे पेपर में सवाल आएगा। पॉस्टुलेट नंबर 3 सुनो, ये देखो, द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कब, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, एक एनर्जी लेवल से। ये लाइन किसको सपोर्ट करती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। पता ही नहीं था रदरफोर्ड को क्यों कुछ कलर्स निकल रहे हैं, क्यों कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बट यहाँ से तो हमें आइडिया आ रहा है ना कलर्स एब्जॉर्ब क्यों हो रहे हैं, एमिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना ऑर्बिट चेंज करता है। ठीक है, सिंपल सी बात।
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज वाइल रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, और इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ मैं जो बहुत काम की है, अगर पेपर में आएगा तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी ऑर्बिट। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्मूलाज भी करवा रहा हूँ, जिनका स्कूल थोड़ा सा ना वो पेपर अच्छा बनाता होगा वो लोग बोर फॉर्मूलाज को कंसीडर करते हैं, बट मिड टर्म में भी कंसीडर नहीं करते। अभी तक मुझे एक ही स्कूल के पेपर में मिला है यूटी में, इनके स्कूल के यूटी में कुछ नहीं था, वो बस फॉर्मूलाज पे बेस पे न्यूमेरिकल, बाकी किसी में नहीं आता। इनके पेपर में वो कुछ नहीं था। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ ये फॉर्मूलाज याद करके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो शुरू करें आगे पक्का। देखो ये वाली चीज़ है थोड़ी फिजिक्स का यूज़ का, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट ना अभी जब रोटेशनल मोशन पढ़ोगे फिजिक्स में तो ज़्यादा क्लियर होगा। पता है आपको, कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अरे सेम है सर, ऐसे पतली से बनाते हैं। छोड़ो भाई, इस गाड़ी का मास है m, वेलोसिटी है v, इसका मोमेंटम कितना होगा, mv। जब कोई चीज़ ना स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसके पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पक्का। मोमेंटम को हिंदी बोलते हैं गति, शायद गति बोलते हैं, नहीं यार कुछ बोलते हैं, मोमेंटम का कुछ नाम होता है, बहुत बढ़िया नाम होता है, बट छोड़ दो। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी होता है। हम इस मोमेंटम को मोमेंटम नहीं बोलना चाहिए, लीनियर मोमेंटम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, लीनियर मोमेंटम, इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब ये चीज़ होती है। हाँ वेरी गुड। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, सर्कल में मूव करता है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम नहीं रहता, कौन सा रहता है, एंगुलर। अरे यार बहुत, इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे वायरल होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे एक बंदा होता है, वो टायर को घुमा देता है, फिर वो टायर को ऐसे पकड़ लेता है। या आपने एक और चीज़ देखा होगा, अभी सर जब फिजिक्स में पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देंगे, वो नाचने वालों को देखा है जो गोल गोल घूमते हैं। जैसे मैं तुम्हें दिखा सकता, पता है, इस कुर्सी पे अगर मैं हर्ष को बिठाऊं मैं दिखाता हर्ष प्लीज, हर्ष इधर आओ प्लीज। हर्ष ये घूम रही है, हाँ घूम तो रही है वैसे। हर्ष जल्दी, अरे छोड़ो, अरे सुनो मेरी बात, तुमने देख, अरे सुन लो, तुमने इमेजिन कर लेना, एक लड़की है मान लो, वो गोल गोल घूम रही है, ऐसे एक डांस स्टेप होता है, अगर उनको रुकना होता है तो अपनी हाथ फैला देते, देखा है कभी, और हाथ जैसे जोड़ते हैं ना उनकी स्पीड बढ़ जाती है। कभी नहीं देखा ये चीज, कभी नहीं देखा तुमने। इसको नहीं घुमाऊंगा यार। नहीं भाई, अरे मैं दिखाऊंगा, ये नहीं यार। क्या हो गया, बहुत सीरियस होकर देखना। हर्ष तुम तो आए नहीं, चलो मैं तुम्हें कौन सा, ये वाला देखें या ये वाला, किसका देखना है, किसी का भी देख सकते हो आप। ये नहीं, This is a demonstration of the conservation of angular momentum. I have a couple of, looks like 5-pound dumbbells in my hands. अच्छे नहीं लग रहे सर, Platform that spins freely on its axis and is staying on this platform. हमें सीधी इलस्ट्रेशन, भाई कॉपीराइट आ जाएगा हमारी वीडियो में। ये देखो, शांत छोड़ो भाई, अब धीरे धीरे घूम रही है ना, अभी देखना रेडियस कम होगा तो क्या होगा। Note first that the moment of inertia
in this expanded fact is that if we give it some bit, देखो its angular speed should increase. ये देखो, जादू नहीं है ये, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई चीज सर्कल में रोटेट करते हो तो उसके पास मोमेंटम नहीं रहता, कैसा होता है, एंगुलर। और आपने देखा है एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है रेडियस पे, चेक करा ना आपने, अगर रेडियस ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो स्पीड धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, कोई चीज सर्कल, ये बहुत डिटेल में सर पूरी क्लास लेंगे आपकी, 2-3 क्या पता 2 दिन तक चलती रहे बस एंगुलर रोटेशन मोशन में। बट मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो उनके पास भी मोमेंटम नहीं होगा, क्या होगा। तो इन्होंने बोला क्या, या मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, याद नहीं करना ये सब, ध्यान से सुनो। जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, हर्ष को बिठा दो, अरे बिठा के कुछ नहीं करता, इसको चेयर पे बिठा देता, चेयर को घुमाता, ठीक है। हर्ष को पहले हाथ खोलने के लिए करता तो धीरे धीरे चेयर घूमती, जैसे नहीं कोई बात नहीं, स्पीड जैसे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे चिपक के बैठ जाता तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, और कुछ नहीं होता। इसरार सर को मैं आइडिया दूंगा, पक्का इसके साथ होगा एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स की क्लास में पक्का होगा, इसी चेयर भी यही होगी, हर्ष भी यही होगा, देखो अब तू नहीं सर तुम्हारे साथ ही होगा भाई, तुम्हें देखना पड़ेगा भाई। अब एंगुलर मोमेंटम इन्होंने बोला क्या, किसके इक्वल होता है, ध्यान से सुनो, एक नंबर है h/2π, पॉस्टुलेट था, इसी का मल्टीपल होगा, इसी का क्या होगा बच्चे, इसका मतलब ध्यान से सुनो, आप n की वैल्यू रखते जाओ, फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा h/2π, सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 2h/2π, 3h/2π, क्या h/, ऐसा नहीं है, पता मैं एक चीज बताता हूँ, एक और चीज, h/π, h/2π, h/4π, सब सही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये n चेंज होता जाएगा फिर बस, पक्का। एक और चीज, एंगुलर मोमेंटम इक्वल किसके था बच्चे, ये होता है mvr के इक्वल होता है, मास वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम, जब रेडियस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, तो mvr इज इक्वल टू nh/2π, कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ पर परेशान मत होना। एक इक्वेशन बोर के पास ये वाली थी, एक इक्वेशन ये वाली थी, ध्यान से सुनना। एक और इक्वेशन थी, जब कोई चीज सेंटर में घूमती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी गोल में घुमाने के लिए। जैसे आपको याद होगा प्लेनेट अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, क्यों, क्योंकि सन की ग्रेविटी उसको रोटेट करवाती है। वैसे इलेक्ट्रॉन को कौन रोटेट करवाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको जब उन्होंने इक्वल रखा, किसके, ध्यान से सुनना, सेंट्रीपिटल फोर्स के, किसके इक्वल, तो उन्हें एक और इक्वेशन मिल गई। मैं बस बता रहा हूं तुम्हें एक बेसिक आइडिया, फॉर्मूलाज कहां से आए, कोई याद नहीं करना तुम्हें, ये इक्वल होता है, ये देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी पढ़ोगे तुम फिजिक्स में आगे ही ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ये वाली जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको याद है ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी होती है, G m1 m2 अपॉन, सेम वे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में पता है क्या होती है, K पहला चार्ज फिर दूसरा चार्ज अपॉन में r²। ये तो हमें पता था पहले से, ध्यान से सुनना, पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने क्या मान लिया, E। ध्यान से सुनो, मैं मान के चलता हूं प्रोटॉन है Z एटॉमिक नंबर है, एक प्रोटॉन पे सेम ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन जितना, बस साइन का डिफरेंस होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, वैल्यूज रख लेंगे। तो एक इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये वाली। दूसरी इक्वेशन क्या है, कुछ याद नहीं रखना, सॉरी वो कैंसिल हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूं बोर ने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे ना, कोई आंख बंद करके उन्हें जादू वादू नहीं आया था। उनके पास एक इक्वेशन थी mvr इज इक्वल टू nh/2π, दूसरी इक्वेशन थी mv² इज इक्वल टू k, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Z क्या है एटॉमिक नंबर। कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पर तुम्हें, बस मैं ये बताना चाहता था कि बोर को जो फॉर्मूलाज मिले हैं उनको वैलिड प्रॉपर एक्सपेरिमेंट और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिले। अरे उनके साथ बहुत लोग काम कर रहे थे, तो अब मैं तुम्हें सीधा, इनके साथ बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे, ऐसे थोड़ी, तो समझ गए ना। कोई ऐसे नहीं बोलेगा फॉर्मूला जादू से आए थे, उन्होंने दो इक्वेशन सॉल्व करी। तुम्हें अगर कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तो सिंपल से याद रखना है भाई, अरे यार एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, ठीक है। जब सर पूछेंगे तो बताना बाद में नहीं याद रहेगा पक्का। और ये लिख दिए सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इन्हीं दोनों को सॉल्व करने के बाद बोर भाई ने फॉर्मूलाज दिए, हेडिंग डाल लो ये, बस 3 फॉर्मूलाज के लिए पूरा बोर मॉडल पढ़ रहे थे आप। ये पीछे का कुछ याद होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पता है क्या याद होना चाहिए पीछे, बोर के जो ऑर्बिट्स है वो क्या है, स्टेशनरी, बस बाकी और कुछ नहीं। सुनो
हाँ वीडियो ओके भाई बोर मॉडल बस यहीं पर ख़त्म, बस एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, क्वेश्चन करवा देता हूँ। चल क्यों नहीं रहा है? पहले रेडियस का फॉर्मूला लिखो, आर एन आर सबस्क्रिप्ट होता है सबको, सबस्क्रिप्ट नीचे की तरह। अरे मैं ही लिख देता यार। जीरो 0.53 ये n का मतलब क्या है? पहले ऑर्बिट का अगर रेडियस डाला है तो n की वैल्यू क्या निकालनी है? डालनी है 1। n क्या है? वही है ऑर्बिट का नंबर। z क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। एक और चीज़ बच्चे, ये वाले जो फॉर्मूलाज है दे आर वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक सबको पता है ना, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे Li2+। तो वही तो अभी लिमिटेशन हो जाएगी। अरे ऐसा क्यों, बताऊंगा आगे, टेंशन मत लेना, तुम्हें जवाब मिलेगा। क्या? हाँ एंगस्ट्रॉम का मतलब पता है क्या? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। क्या? हाँ याद करने। भाई एक सवाल लिखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+ एटम। He+ पे लग जाएगी इक्वेशन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं कैलकुलेटर थोड़ी सा तेज। हाँ अरे आंसर मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। R2 0.53, n की वैल्यू 2, z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला है वेलोसिटी का फॉर्मूला, Vn। लिख दो, हेडिंग डाल दो वेलोसिटी का, वेलोसिटी। हाँ क्यों वैलिड है? तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन वाले आइटम्स पे क्यों वैलिड है ना ये सब, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि दिक्कत क्या हुई, बोर मॉडल फेल हुआ तभी तो आगे मॉडल आया ना। सम 2.18 10⁻⁶ Z/n मीटर/सेकेंड। Z क्या है? वही एटॉमिक नंबर, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे सॉल्व करो, कैलकुलेट द जैसे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एनर्जी सुनो, सेम याद करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पता है कैसे? जो नंबर यहाँ पर है वेलोसिटी में, वही नंबर किस में है? एनर्जी में। बस देख ध्यान से सुनना, पहले n² अपॉन z, पहले क्या है?
फिर Z/n है, फिर Z²/n² है। एक और चीज, ये वाली एनर्जी किस में निकाली है बच्चे मैंने? एक और यूनिट होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो माइनस में 13.6, ये चीज सेम रहेगी। माइनस का मतलब ध्यान से सुनना, माइनस क्यों है ये बता देता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से, माइनस साइन आप खुद से अज्यूम करके चलते हो साइन कन्वेंशन की वजह से, ठीक है। अगर ईवी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया था 1.6 10⁻⁻19। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो, बस इतना ही पूरा बोर मॉडल था, इतना ही। सबसे पहले अगर तुमसे कोई बोले, शांत हो जाओ भाई, कि बताओ रेडियस फॉर्मूला कौन सा, ये लगा दोगे n²/z। तुम्हें ना 2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। पहले मुझे ऐसे याद है, नंबर्स तो इजी है, नंबर्स का कोई दिक्कत नहीं है। पीछे है पहले n²/z, फिर z/n, फिर क्या है z²/n²। मुझे लगता है इतना तो याद हो जाएगा। बहुत रेयर है पेपर में आना। एनर्जी का है, ये वाला भी सेम ही फॉर्मूला है। ये जूल में दे रहा है एनर्जी, ये किस में दे रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल करे, बस खत्म हो गया बोर मॉडल। बस बोर मॉडल की मुझे अचीवमेंट बतानी है, इसके ड्रॉबैक। जैसे भाई लोग पूछ रहे हो ना, ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के पे ही क्यों एप्लीकेबल है, बताना पड़ेगा ना। देखो ये नहीं खुल रहा यार, इसमें बहुत खतरनाक चीज थी भाई। ये सब करवा दिया मैंने। रेशियो निकालना है इसका, सवाल करो ये वाला। फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। रेशियो मतलब सॉल्व मत करना, सीधा ना वैल्यूज रख के कट पिटा देखना कितना आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ, लिखा तो हुआ है सेकंड ऑर्बिट अपॉन R2/R3 निकालना है। अच्छा ए सॉरी, थैंक यू यार, मेरे को नहीं बताया तुम लोग भाई, सॉरी यार, मतलब मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा था। ये रेडियस का निकालना है, मैं मेरी गलती थी, माफ कर दो। R2/R3। आंसर आ रहा है 4/9। Z1 था तो मैंने रखा भी नहीं। Z से Z कैंसिल, या वेरी गुड, तुम होशियार हो। अच्छे बच्चे यार तुम। ठीक है, देख लेना एक बार 0. ठीक है, 4/9 आ रहा है पक्का। ये कर लोगे, थर्ड ऑर्बिट He प्लस आयन, फालतू सा सवाल। वेलोसिटी वाला सवाल है, जैसे करना, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में एक चीज दिखा देता हूं बस। क्या आंसर आ रहा है? आंसर तो पता नहीं मुझे खुद। चल नहीं रहा। हाँ, कौन है?
सुनो, एक लास्ट चीज भाई, बड़े आगे पक्का। जैसे ये वाला आखिरी सवाल कर लो। हाँ क्या करना है तो कर लो, वरना कोई नीड नहीं है, मुझे बस आगे का टॉपिक बताना है। क्या जूम छुट्टी बस होने वाली, बस थोड़ा सा अचीवमेंट करवा के खत्म, छुट्टी। कोई बात नहीं, ठीक है। देख लेना कौन सा, एनर्जी निकाल दो, एक काम करो दोनों की और आपको आंसर मिल जाएगा। या तो आप रेडियस निकाल दो, एनर्जी निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और जूल में निकालना तो जूल वाला फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी निकाल दो आप। देखो क्या लिखवाया था, लिखवाया है मैंने, शायद शीट दी उसमें लिखवाया था, सॉरी लिखवाया है मैंने, पता नहीं मुझे याद है, नहीं लिखवाया तो लिख लो अब। डी है, जो वेलोसिटी है ना 2.18 10 की पावर 6, वही सेम नंबर है बस भाई। देखो यार, मुझे तो लगा कुछ और है। मैं एनर्जी के टर्म में सॉल्व करूं या वेलोसिटी? क्या एनर्जी सॉल्व कर देता हूं तो आके ऑप्शन मिल जाए। जैसे ना एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया है बच्चे, फर्स्ट मतलब इनकी वैल्यू 1 है, जूल में निकालना है, तो ध्यान से सुनना। मैं हीलियम के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, He+ के लिए, शांत हो यार। तो ये होता है 2.10 की पावर Z² अपॉन Z की वैल्यू 2। एनर्जी के टर्म से सॉल्व करो, रेडियस निकालोगे तो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। n की वैल्यू 1 है तो यही आंसर आ जाएगा। कितना रही है? कितना आ रहा है? 1 मिनट, मैंने यहाँ पर पावर शायद गलत लिखी है, एक बार पावर को रीचेक करना पड़ेगा। -18 होगा पक्का, गिवन तो -18 दे रखा है ना। -18, सॉरी 10 की पावर -18। सॉल्व करना, कितना रहा ये? भाई देखो ये दूसरे में एनर्जी निकालना, Li 2 प्लस -2.18 10 की पावर -18 कितना रहा है? कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, एक और चीज देखो, एक चीज बस सुन लो, ये मॉडल फेल कहाँ पर हुआ, लिमिटेशन सुन लो। देखो एक्चुअल में ये वाला जो मॉडल है, हाँ बता रहा हूँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। मतलब अगर कोई एटम है सोडियम जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन से मॉडल लगने वाला, उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लिमिटेड आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा क्यों है वो अगली क्लास में बात करेंगे, उससे पहले सुनो, ये मॉडल 2 इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है जीमेंस इफेक्ट और एक है स्टार्क इफेक्ट। जीमेंस इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। स्टार्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ स्पार्क जैसा सुनाई दे रहा है, तो ध्यान से सुनो। जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाली लाइन है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो तो ये मल्टीपल लाइन में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है।
एक कलर कितनी लाइन में आ गया, 3 कलर। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, जीमेंस इफेक्ट। क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो लाइन है आपकी उसको मल्टीपल लाइंस में टूट जाती है क्या, हाँ ऐसे मान लो। ये जो जीमेंस इफेक्ट है ये बोर मॉडल से एक्सप्लेन। दूसरा, ये सेम फिनोमेना होता है, जैसे देखो कौन सा कलर निकल रहा है यहाँ से, ग्रीन रेड, देखो बहुत सारी लाइंस में ब्रेक हो रहा है, किसके प्रेजेंस में ब्रेक होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ये भी बोर मॉडल एक्सप्लेन। लेकिन ये मॉडल अच्छा भी है, अचीवमेंट सुनो कम से कम क्या क्या है। हाइड्रोजन एटम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोजन एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हेल्प करता है भाई, कम से कम एनर्जी निकाल दो, कुछ भी निकाल दो आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। क्या आगे बात करेंगे ना, अभी कर रहे हैं ना आगे, मतलब जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल शुरू होगा हाइड्रोजन एटम के लिए बेस्ट है। अब भाई का सवाल ये था, बस एक लास्ट चीज बता रहा हूँ आज की क्लास की छुट्टी, कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं वेव हूं या पार्टिकल, तो बताना। पार्टिकल हूँ, ऑब्वियस सी बात है, सबको पार्टिकल दिख रहा होगा क्योंकि पर्टिकुलर जगह हूं मैं, पक्का। ये अगर मैं तुमसे बोलूं ये जो मेरे हाथ में पेन है ये पार्टिकल है, वेव पार्टिकल, पक्का। लेकिन पता है क्या, इस संसार में सारी चीजें वेव भी और, बट मैं आपको वेव की तरह वेव की तरह दिखने, वेव मतलब पता है क्या होता है, वेव वो चीज होती है जो एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह हो, मल्टीपल पोजीशंस को क्या करती हो, ऑक्यूपाई, क्या करती हो। तो इसका मतलब अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसका मतलब सर आप भी वेव हो मैं भी वेव हूं, तो हमें दिख क्यों नहीं रहे। जैसे मुझे देख रहे होगे, अगर तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम मुझे देख रहे होगे तो पता है दिखता कैसे है इंसान। मैं देखा तो कोई भी चीज जब तुम देखते हो तो होता क्या है, मुझ पे लाइट का पार्टिकल आके हिट कर रहा है, हिट करने के बाद आपकी आंखों से जाके टकरा रहा है, टकराने के बाद ना आप स्ट्रेट लाइन में अज्यूम करते हो वहीं पर कौन खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूं। भूत के साथ ऐसा नहीं होता, तुमने देखा भूत क्या होता है, जब तक तुमसे फोटोन टकरा के आता है ना भूत कहीं और पहुंच जाता है। देखा है तुमने कोई मूवी ऐसी नहीं देखी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखो, शांत हो जाए यार, ये जो, अरे यार ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ये पार्टिकल है, इट इज नॉट अ वेव। मैं भी पार्टिकल हूं, मैं भी वेव। बट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रोगली, क्या नाम था, इन्होंने बोला कि भैया इस संसार में लाइट के ही दो नेचर नहीं होते, सबके दो नेचर होते हैं। किसके, बट ध्यान से सुनो, ये दो नेचर मैक्रोस्कोपिक दुनिया पे एप्लीकेबल। जैसे अगर बोलूं हर्ष वेव है, पार्टिकल पार्टिकल, ये इसकी वेवलेंथ निकालेंगे जब हम ना, तो इतनी कम निकलेगी कि भाई दिखेगी भी नहीं। शांत हो जाओ। बट ध्यान से सुनो, हमें जब कैलकुलेशन करेंगे अगली क्लास में तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, और क्योंकि उसकी वेवलेंथ डिटेक्टेबल होती है। वेव का मतलब क्या समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की जो तुम फिक्स पोजीशन बता रहे थे ना कि इतने डिस्टेंस पे है, अब वेव तो फिक्स डिस्टेंस पे होती ही नहीं है, वो तो हर जगह होती है। वो क्या होती है, इस वजह से बोर मॉडल फेल हुआ। दूसरा रीजन ध्यान से सुनो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये बोलता है, पेपर में गारंटेड आएगा, एक सवाल करके छुट्टी कर रहा हूं। ये कहता है कि आप ये बता ही नहीं सकते किसी भी ऑब्जेक्ट का परफेक्ट मोमेंटम और परफेक्ट पोजीशन एक साथ मेजर कर ही नहीं सकते। फिर से वही है, ये प्रिंसिपल मैक्रोस्कोपिक दुनिया पे लगता क्यों नहीं लगता, मैं बताऊंगा। अब इन देखो ध्यान से भाई, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये जो डी ब्रोगली का डुअल नेचर फिनोमिना था, इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट का जन्म दिया जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या नाम था। अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मान के चलते हैं कि कोई भी चीज वेव भी है और पार्टिकल भी। अब तुम्हें भरोसा हो नहीं रहा होगा कि वेव पार्टिकल हम कैसे मान लें, मैं प्रॉपर आपको इक्वेशन, क्योंकि मैं मेन बताऊं, इससे पहले जो भी तुमने पढ़ा है ना, मुश्किल से मुश्किल स्कूल के पेपर में सिर्फ 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट इसके बाद जो 1-2 क्लास होने वाली है, पूरा पेपर यहीं से आएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं अगली क्लास में, पता है। मैं वैसे जैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली ना, इलेक्ट्रॉन वेव है तो कहीं भी हो सकता है। इसको ना एक्सप्लेन किया था, एक डब्बा होता है श्रोडिंजर कैट, उससे मैं तुम्हें एक सवाल पूछ के छुट्टी कर रहा हूँ। वो सवाल ये है, एक डब्बा है मेरे पास, एक क्या बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लो जहर है, जहर या ऐसा मान लो कोई हार्मफुल सब्सटेंस है। ये है बिल्ली, बिल्ली है,
जो भी है ऐसा है, सुनो, डब्बा बंद है, ठीक है, इसमें क्या था, जहर। बिल्ली अगर जहर को चाटेगी तो मर जाएगी, दही चाटेगी नहीं मरेगी। डब्बा बंद है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा बाहर से। मैं तुमसे अगर सवाल पूछूं, हर्ष, बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है? नहीं, डब्बे को लात मारना ही नहीं, बस तुम्हें बताना है बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है। एग्जैक्टली यही चीज है, यही पता है, स्क्रोडिंजर ने यही चीज बोली। पता है, बिल्ली जब आपके लिए मरी, इक्वल मरी भी हुई है और इक्वली जिंदा भी है। सुपर पोजिशन बोलते हैं, जैसे कि वो दोनों स्टेट में। अगर किसी तुम कॉमर्स वाले बच्चे को बोलोगे ना, एक डब्बा है उसमें ऐसा ऐसा सिनेरियो है और बिल्ली जिंदा भी है और मरी भी हुई है, तुमको मार के भगा देगा, बोलेगा तू पागल पागल है क्या? क्योंकि जो नॉर्मल चीज बोलती है वो ये बोलती है कि भाई नहीं को, भाई बात नहीं करो, नॉर्मल चीज ये बोलती है कि या तो बिल्ली मरी होगी तो क्या होगी, जिंदा। पता है बिल्ली मरेगी या जिंदा कब पता चलेगा? जब डब्बा क्या कर दोगे आप, खोलने से पहले बिल्ली जिंदा भी है। और सेम वे ना, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। पता है वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का कोलैप्स कब कर जाता है? जब आप उसे ऑब्जर्व करने लगते हो। क्या करने लगते हो? एक पता है बहुत बड़ा क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा सवाल है, आज तक कोई बता नहीं पाया। वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वेव है और जैसे ही आप उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो क्या बन जाता है, पार्टिकल। सवाल यह है इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है कि उसे कोई देख रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना भाई, इधर देखना, ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मस्त किसकी तरह रिवॉल्व कर रहा है, वेव की तरह। जैसे ही आप इसे ऑब्जर्व करने जाओगे, इसका वेव नेचर कोलैप्स करके क्या बन जाएगा? अरे मजाक नहीं है, बहुत बहुत बड़ा सवाल है क्वांटम मैकेनिक्स का कि उसको कैसे पता चल रहा है कि कोई उसे देख रहा है। वो देख, तुम इस चीज को चेक करना। बाकी सुनो एक और चीज, तुम्हें आज की क्लास में बस इतना पता होना चाहिए, बोर मॉडल फेल क्यों हुआ। देखो भाई का सवाल, बोर ने क्या बोला था, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, फिक्स, एनर्जी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अभी मैं ऐसे अभी बोल दूंगा वेलोसिटी वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब एग्जैक्ट निकालना क्या है, इम्पॉसिबल। पोजीशन एग्जैक्ट निकालना, बट बोर तो बता रहे थे सब कुछ मेरे को पता है, ये सब पता है। आगे ना स्क्रोडिंजर जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन वगैरह, मैं तुम्हें आज एक वीडियो फिर से भेजूंगा। उन्होंने बोला था, जब उन्होंने मेजर किया ना, तो 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन यहां पर था जब पोजीशन डिटेक्ट हुई, 10% या तो अंदर भी था और कहां था, बाहर। बोर ने क्या बोला था, फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। स्क्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें 90% टाइम, ध्यान से सुनना, 90% टाइम इलेक्ट्रॉन वहीं पर मिला जहां बोर ने बताया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन, 10% टाइम या तो थोड़ा सा अंदर था या तो थोड़ा सा, इसका मतलब फिक्स ऑर्बिट्स नहीं है बच्चे, ये फिक्स रीजन है 3D में, जिसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिटल। क्या नाम दिया, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्बिट की थ्योरी वहीं पर खत्म होती है। ऑर्बिट के आगे जो चीजें आती है वो क्या आती है, ऑर्बिटल आता है, जो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना सीख रहे हैं तुम्हें कि भैया बोर ने जो 3 फॉर्मूला दिए थे किस पे लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम से लगते हैं। ठीक है, इसी के साथ छुट्टी, और हर्ष भाई के साथ एक्सपेरिमेंट होगा। एक और चीज कल भाई, एक और चीज, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा। कल क्लास शाम को 4 बजे ले लूंगा मैं, ठीक है? हाँ, पूरे चैप्टर की भेज दोगे, ठीक है? बोलो।